नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय औपनिवेशिक काल के बने कानून को बदलने के लिए केंद्र सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक लोकसभा में लेकर आई है। यह विषय ऐतिहासिक बदलाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिहाजा यह टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने जो 5 प्रण लिए थे, उनमें से एक संकल्प था गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना। ये तीनों विधेयक श्री मोदी के एक संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। ये विधेयक मौजूदा भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करने के लिए पेश किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह लेगी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की जगह लेगी। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेकर आपराधिक मामलों में साक्ष्य से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करेगा। इन विधेयकों को कार्य की अनुपूरक सूची में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 3 विधेयक पेश किए जाने के बाद उन्हें गृह मामलों की अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया। गौरतलब है कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित करने के लिए सुझाव देने के लिए आपराधिक कानून सुधार समिति का गठन किया। आइए अब जानते हैं विधेयक लाने के उद्देश्यों को। श्री अमित शाह ने कहा कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को समाप्त होगा और 16 अगस्त से आज़ादी के 75 से 100 वर्षों की यात्रा शुरू होगी, जो एक महान भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने जो 5 प्रण रखे थे, उनमें से एक है गुलामी के सभी लक्षण को खत्म करना। उन्होंने कहा कि आज पेश किए गए ये 3 बिल एक तरह से मोदी जी द्वारा ली गई 5 प्रतिज्ञाओं में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीनों विधेयकों में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए बुनियादी कानून हैं। ये 3 अधिनियम जो प्रतिस्थापित किए जाएंगे, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन 3 नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। श्री अमित शाह ने कहा कि ये 3 पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और हमने ही इन्हें अपनाया था। ये कानून यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिनियम, क्राउन प्रतिनिधि द्वारा अधिसूचनाएं, लंदन गजट, जूरी और बैरिस्टर, लाहौर सरकार, राष्ट्रमंडल संकल्प, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड संसद का उल्लेख करते हैं। इन कानूनों में महामहिम और प्रिवी काउंसिल के संदर्भ भी शामिल हैं। ये कानून लंदन गजट में प्रतियों और सार सामग्री पर आधारित थे। ब्रिटिश क्राउन के कब्जे, इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ जस्टिस और महामहिम के डोमिनियन का भी कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। इन कानूनों में उन्होंने कहा कि गुलामी की इन 475 निशानियों को खत्म करके हम आज नए कानून लेकर आए हैं। हमें इन कानूनों के साथ नए युग को जोड़ने का प्रयास किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा को आश्वासन दिया कि 1860 से 2023 तक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर संचालित होती रही, लेकिन अब इन 3 कानूनों के स्थान पर भारतीय आत्मा को समाहित करने वाले नए कानून लाए जाएंगे, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में हत्या या महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया है और देशद्रोह, डकैती और सरकारी अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया था। उन्होंने कहा कि हम इस दृष्टिकोण को बदल रहे हैं और इन कानूनों में पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर होगा। आइए अब जानते हैं विधेयक बनने की प्रक्रिया को। श्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों को बनाने में एक लंबी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया था कि सभी विभागों में अंग्रेजों के समय में बने सभी कानूनों पर वर्तमान समय के अनुसार भारतीय समाज के हित में चर्चा और समीक्षा की जानी चाहिए। 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को पत्र लिखा गया था। व्यापक विचार विमर्श के बाद आज यह प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमियां, 22 लॉ यूनिवर्सिटी, 142 सांसद, करीब 270 विधायक और जनता इन नए कानूनों को लेकर अपने सुझाव दे चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि 4 साल तक इन पर गहन चर्चा हुई और 158 बैठकों में वे स्वयं उपस्थित रहे। आइए अब विस्तार से जानते हैं विधेयक की महत्वपूर्ण बातों को। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक में अब 533 धाराएं होंगी। 160 धाराएं बदली गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 9 धाराएं निरस्त की गई हैं। आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक में पहले की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में संशोधन किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त की गई है। साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य विधेयक में अब 167 की जगह 170 धाराएं होंगी। 23 धाराएं बदली गई हैं, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 निरस्त की गई है। इन कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों पर उपलब्ध संदेशों को शामिल करने के लिए किया गया है, जिनका उपयोग अदालतों में किया जा सकता है, कागजों की ढेर से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून में एफआईआर को लेकर केस डायरी से लेकर आरोप पत्र और आरोप पत्र से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, मुकदमे और उच्च न्यायालय के मुकदमे और संपूर्ण अपीलीय कार्यवाही में साक्ष्य की जांच और रिकॉर्डिंग अब डिजिटल रूप से संभव होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी सजा दर बहुत कम है, इसलिए हमने फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आइए अब जानते हैं विधेयक में नई विशेषताओं को। 3 साल बाद देश को हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मिलेंगे। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार हम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 एफआईआर शुरू कर रहे हैं, अर्थात अपराध कहीं भी हुआ हो, नागरिक अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अपराध दर्ज होने के 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाने को भेजना होगा। हम पहली बार eFIR का प्रावधान जोड़ रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है।
कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक की सजा के मामले को पीड़ित की बात सुने बिना वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। इस कानून के तहत हम पहली बार सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर ला रहे हैं। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहली बार के लिए शादी, रोजगार और प्रमोशन के झूठे वादे, झूठी पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध मानने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, जो आज लागू नहीं हो रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान भी रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की सजा, आजीवन कारावास और मौत की सजा तीनों प्रावधान रखे गए हैं। महिलाओं से मोबाइल फोन या चेन स्नैचिंग के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसका प्रावधान रखा गया है, जिस पर आज अमल नहीं हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देशद्रोह को पूरी तरह खत्म करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इस कानून में पहली बार अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है और अधिकार दिए गए हैं। अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हो। इस कानून में 313 बदलाव किए गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा। अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 साल के भीतर न्याय पा सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले और पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानून को खत्म किया गया है, तो दूसरी तरफ धोखाधड़ी का, महिलाओं का शोषण करना और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।